अ, जो आज हमने टॉपिक करना है वो है वाइगॉत्स्कीज सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर इसको हम कॉग्निटिव थ्योरी भी मानते हैं। ठीक है। सो इससे पहले हमने एक कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ी थी, वो थी पियाजेस थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सॉरी, जिसमें उसने स्टेज वाइज कॉग्निटिव ग्रोथ की बात करी बच्चों के अंदर। यहाँ पर हम जो टॉपिक आज लेके चल रहे हैं वो वाइगॉत्स्की के व्यूज को प्रेजेंट करेगा। और जो वाइगॉत्स्की का कॉन्सेप्ट था, कुछ कुछ एस्पेक्ट उसके प्याजे से मिलते जुलते होंगे और कई चीजों में वो प्याजे से डिफर कर रहा था। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि वाइगॉत्स्की ने स्टेज वाइज डेवलपमेंट की बात नहीं करी। ठीक है। उसने कुछ खास बेसिक कॉन्सेप्ट और नोशन दिए, जो ये जिससे उसने ये बताने की कोशिश करी कि जब एक बच्चा ग्रोथ के प्रोसेस में है, तो उसके अंदर कौन से ऐसे कॉग्निटिव चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उसी के बेस पर वो कै- अपनी डेवलपमेंट के फेज में आगे बढ़ता है। मोरोवर, वाइगॉत्स्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी मानते हैं, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने अपनी लर्निंग को, जो उसने अप्रोच एडवोकेट की या जो उसने कॉग्निटिव ग्रोथ की बात की, तो उसने उसमें कोई बायोलॉजिकल टच नहीं दिया। ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि जो ये लर्निंग है, ये जो डेवलपमेंट है, उसमें जीन्स का, हेरिडिटी का या एज सच कोई स्पेसिफिक रोल जो है वो उसको एक्नॉलेज किया। उसने कल्चर की, सोशल एनवायरनमेंट की, जहां पर वो इंडिविजुअल रह रहा है, जहां पर उसकी ग्रोथ हो रही है, उस एनवायरनमेंट में वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको बेस बनाया कॉग्निटिव ग्रोथ का। इट मीन्स कि जब एक बच्चा ग्रो करता है, तो जिस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है, जैसे जैसे वो उसमें इंटरेक्ट करता है, वैसे वैसे उसके अंदर रिक्वायर्ड जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ठीक है। सो सी टेट के पॉइंट से, पी टेट के पॉइंट से, दिस इज योर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आपने, जैसे कहते हैं ना, कि पूरा अच्छे ढंग से इसको समझना है और इसको एक तरीके से क्रैम करना है। आपको कहने का मतलब है कि आपको हर एक चीज वाइगॉस्की की थ्योरी के बारे में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पीपीटी इज विजिबल। Yes, ma'am. ओके। सो क्या वाइगॉस्की के व्यूज थे इस थ्योरी के बारे में, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफली इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता रही हूँ। Vygotsky is a well known figure in the history of social constructivism. मैंने अभी भी आपको ये बात बताई थी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट थे, वो ये मान के चलते थे कि जो नॉलेज है वो कहीं पर रेडीमेड नहीं पड़ी। ठीक है। सो अगर एक बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है, अगर उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? क्योंकि वो खुद एक्टिवली एंगेज करता है अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ, थ्रू पार्टिसिपेशन, जो है वो अपने लिए नॉलेज खुद तैयार करता है, जनरेट करता है। ठीक है। और इसी बात को प्याजे ने भी आगे बढ़ाया, और इसी बात को वाइगॉत्स्की ने भी आगे बढ़ाया। ठीक है। सो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आगे लेके चले, बट जो वाइगॉत्स्की था उसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंडर कंसिडर करते हैं। प्रपोज हिज थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल लर्निंग ऑन द assumption that all cognitive functions are the result of social interaction, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, through which learners are integrated into a knowledge community। कि जो भी हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ है वो कहाँ से पॉसिबल है?
जब हम सोशल लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू विच लर्नर्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ नॉलेज कम्युनिटी. Vygotsky theory assumes that social interaction plays a very important role in cognitive development. So, जो हमारी इंटरेक्शन होती है सोशल लेवल पे, कल्चर लेवल पे, वो हमें हेल्प करती है हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ या डेवलपमेंट में. सो क्या अजम्पशंस थी जिसको लेकर वाइगोस्की ने अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाया? सोशल लर्निंग एंटिसिपेट्स डेवलपमेंट. कोई चीज अगर एंटिसिपेट करना है तो उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेशन? यस, आवाज जा रही है बेटे मेरी? हेलो. Ma'am, you are audible, ma'am. हाँ जी बेटे. एंटिसिपेशन अबाउट द फ्यूचर. जो वो चीज जो किसी चीज को डिसाइड करती है, ठीक है, एंटिसिपेट करना कि आने वाले टाइम में क्या होगा, हम एंटिसिपेशन लगाते हैं ना. सो यहाँ पर क्या है? सोशल लर्निंग एंटिसिपेट्स डेवलपमेंट. कि सोशल लर्निंग के बेस पे ये डिसाइड होता है कि आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी. Vygotsky does not believe in stage theory of development. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसने कोई स्टेज थ्योरी की बात नहीं करी ऑफ कॉग्निशन और नॉलेज. उसने क्या बोला कि स्टेट्स कि जब ये डेवलपमेंट हो रही है बच्चे के अंदर, तो दो तरह से उसने उस चीज को प्रेजेंट करा. एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज व्हाई ही इज यूजिंग द टर्म सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट. अपीयर्स ट्वाइस, दो बार उसकी लाइफ में इस ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है, दो तरीकों से. मतलब फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, जो सोशल लेवल पे डेवलपमेंट है उसको नाम दिया गया इंटर साइकोलॉजिकल. इंटर मीन्स बिटवीन द पीपल, लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं. एंड देन इनसाइड द चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल, अपने आप अपने अंदर. सो वाइगोस्की का ये मानना था कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब हम कॉग्निटिव ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? पहले हम सोशल इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, बिटवीन द पीपल. हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे कोई कॉन्सेप्ट, कोई नॉलेज गेन करेंगे, और फिर उस नॉलेज को हम इंटरनलाइज करेंगे. उसको हम अपने हिसाब से अपने क्या कहते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हमारी कॉग्निटिव डोमेन है, उसके अंदर उसको फिट करेंगे. दैट इज व्हाई वी मूव फ्रॉम इन. ये बात क्लियर हो गई? ये बेटे आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो ग्रोथ है, कॉग्निटिव ग्रोथ है, वो कैसे पॉसिबल होती है फ्रॉम इंटर टू इंट्रा, फ्रॉम इंटर टू इंट्रा, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है. He believes that young children are curious and actively involved in their own learning and the discovery and development of new understanding. क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ही यही है कि जो बच्चे हैं दे आर क्यूरियस, वो बाय डिफॉल्ट क्यूरियस नेचर के होते हैं, एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग, और वो लर्निंग में खुद इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं. एंड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने लिए खुद वो something they discover, they understand the things by engaging in the environment or interacting with the environment. ठीक है. सो इन टोटलिटी कहने का क्या मतलब है कि नॉलेज जो है वो हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. देन चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये मैंने बात पहले ही कह दी, उसी को ही दोबारा से पेश किया जा रहा है. knowledge is transferred, sorry, knowledge is not transferred passively but is personally constructed. Then development cannot be separated from its social context. कि अगर हमारी ग्रोथ हो रही है कॉग्निटिव लेवल पे,
तो हम जिस समाज का, जिस कल्चर का हिस्सा है, उसका इन्फ्लुएंस हमारी ग्रोथ पे जरूर पड़ेगा। हम उससे अलग होके, आइसोलेट होके कोई भी चेंजेस अपने अंदर, रिक्वायर्ड चेंज जो है वो नहीं ला सकते। उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर वो चेंज आएगा। Sociocultural theory of development emphasizes the crucial influence that social interaction and language embedded within a cultural context have on cognitive development. So, social environment, ठीक है, social जिसको हम कहते हैं हमारा वातावरण या जहां पर हम रह रहे हैं, प्लस द लैंग्वेज, जो वहां का एक लैंग्वेज का एक डायलॉग सिस्टम है, लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ये सारी चीजें हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेंगी। अदरवाइज अगर देखा जाए तो लैंग्वेज इटसेल्फ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट ही माना जाता है लैंग्वेज को। देन द लर्निंग इज मीडिएटेड, लर्निंग को मीडिएट किया जाता है, मतलब कि कोई उसको सपोर्ट करने वाला, मेडिएशन करने वाला बीच में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी बट इट इज इनडायरेक्ट। कैसे? अदर पीपल मस्ट इंटरेक्ट विद द लर्नर, यूज मेडिटेटरी टूल्स टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस एंड देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अकर। कहने का मतलब है कि एक बच्चे ने अगर किसी तरह के टास्क में अपने आप को एंगेज करा तो डायरेक्ट एकदम से कॉग्निटिव ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, बट जब वो एंगेज करेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जो वो उनसे जो सीखेगा, ठीक है, जो उनसे वो बातचीत करेगा, जो उनके कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझने की कोशिश करेगा, वो एज अ एक टूल की तरीके हेल्प करेंगे नॉलेज को गेन करने में या लर्निंग करने में। ठीक है, दैट इज व्हाई लर्निंग इज मेडिएटेड। लर्निंग अपने आप आगे नहीं बढ़ रही है, उसको कोई मेडिएट कर रहा है, उसको कोई हेल्प देके आगे बढ़ा रहा है। लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। लैंग्वेज की बात वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में काफी करी है और उसने ये बोला है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, उसमें लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। So the most significant socio-cultural tool is language, and it is vital in the process of developing higher psychological function. जो हम हायर ऑर्डर पे साइकोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो हमारे मन में आते हैं, सो वो सब कहाँ से उनकी ओरिजिनेशन होती है? लैंग्वेज से। अगर हमारे अंदर लैंग्वेज की एबिलिटी डेवलप नहीं है प्रॉपर ढंग से, तो हम ऐसी जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी लैंग्वेज से ही डिटरमिन होते हैं। बेसिक assumptions बेटे आपको क्लियर हो गई जितनी हमने करी है? क्या मोटा मोटा वाइगोत्स्की ने क्या कहना चाहा है? कोई बच्चा बता सकता है कि क्या क्या बोला उसने अपनी थ्योरी में? हाँ जी बेटा। बेटे कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स तो करा करो, क्या होगा? मैम लैंग्वेज पे ज्यादा जोर दिया है इसने, वाइगोत्स्की ने। और और नॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए उसने क्या बोला, कैसे होती नॉलेज कंस्ट्रक्ट? मैम इंट्रा टू इंट्रा कुछ समथिंग। इंटर टू इंटरा, ठीक है। हाँ जी। और इसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में क्यों मानते हैं? Why it is known as constructivist theory? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्यों मानते हैं इसको? क्या कहना चाहा, उसका क्या बेस है? Because the child gains his knowledge after हम्म, coming in contact with so coming in contact with its social life. ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को जब वो सोशली इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इनको आपने ध्यान से समझना है और आपके सीटेट पीटेट में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मोर नॉलेजेबल अदर्स।
इसको कहा गया है MKO। देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोला गया है ZPD। देन स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग एक्चुअली उसमें इन दोनों के अंदर ही कवर हो जाएगा, बट अलग से भी हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। देन टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन कौन कौन से हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। एंड देन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में उसने काफी कुछ बोला, इसलिए अलग से इसको थोड़ा सा हम करेंगे। तो फर्स्ट MKO, MKO कौन होगा? It refers to anyone who has better understanding or higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept. कि MKO कौन पर्सन माना जाएगा? जिसको उस चीज की बेटर नॉलेज है उस पर्सन से, जो पर्सन, जो इंडिविजुअल उस टाइम पे उस टास्क को हैंडल कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली थॉट ऑफ एज बीइंग अ टीचर। अब अगर हम सोचें कि MKO कौन होगा, तो एज ए स्टूडेंट हम ये सोचेंगे कि जो MKO है, MKO होगा, वो हमारा टीचर होगा। ठीक है, सो ये कोई टीचर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई ओल्डर पीपल हो सकता है, कोई एडल्ट हो सकता है। ठीक है, जिसको हम ये अज्यूम करते हैं कि दे आर मोर नॉलेजेबल देन अस। बट ये भी माना गया है कि MKO कुड आल्सो पीयर्स, ये हमारे साथी भी हो सकते हैं, अ यंगर पर्सन, हमसे छोटे भी हो सकते हैं, और इवन कंप्यूटर्स और जो मशीन्स हैं वो भी MKO का काम कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो हमें नहीं पता है, जो टास्क हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इनकी हेल्प से कर रहे हैं, इट मीन्स कि दे हैव मोर नॉलेज। तो वो आपकी मशीनरी भी हो सकती है, आपके साथी भी हो सकते हैं, एक कोई आपसे छोटा भी हो सकता है। कोई ऐसी एग्जांपल जहां पर आपको ये लगे कि जो पर्सन आपसे छोटा है वो आपको उस चीज में हेल्प कर रहा है कि हाउ टू डू, कोई ऐसी एग्जांपल जहां पर वो आपका MKO प्रूव हो रहा हो? बहुत इजी है इसका आंसर वैसे तो। मैम चलो प्रेरणा, प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा, प्रेरणा पीर ग्रुप में आ रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई आपसे छोटा, लाइक यंगर टू यू? कई बार आप देखते हो ना कि जैसे मान लो आपने फोन है, स्मार्टफोन यूज करना है, ठीक है, आपने कोई डाउनलोड करना है, कोई किसी चीज को आपने चलाना है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मान लो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को नहीं पता लगता, वो बच्चों से पूछते हैं कि हाउ टू ऑपरेट, ठीक है, कैसे करना है, कैसे इसको डाउनलोड करें, कैसे चलाएंगे। इस केस में क्या है कि बच्चे जो है वो, सॉरी, पेरेंट्स जो है वो बच्चों की हेल्प ले रहे हैं। तो इन इस केस में MKO कौन है? यंगर टू द पेरेंट्स, जो यंगर टू द पर्सन हु इज लर्निंग समथिंग, और जो ये एफर्ट कर रहा है कि मुझे कोई चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो MKO कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो किस चीज में, जिस चीज के बारे में आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया MKO का कॉन्सेप्ट? आगे चले। हाँ जी, यस मैम। okay. According to Vygotsky, much important learning by child occurs through social interaction with a skillful tutor. अब जो ये MKO है वही आपका ट्यूटर है, in the form of cooperative और collaborative dialogue। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लर्निंग है आपकी, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, आइसोलेशन में नहीं होगी, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करोगे तो देयर मस्ट बी समथिंग, some exchange of information in the form of cooperative और collaborative dialogue। आपस में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, आप बातचीत करोगे, कुछ आप MKO से पूछोगे, कुछ अपने डाउट्स क्लियर करोगे, कुछ वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि आपको कहाँ तक समझ आया, आप क्या पूछना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तब जब जब ये म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, ये डायलॉग अकर करेगा, तभी आप सीख सकते हो। ठीक है, तभी आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ MKO is integrally related to the concept of zone of proximal development। अब इसका मीनिंग क्या है आगे एक डायग्राम से भी मैं क्लियर करूंगी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन
what a child can accomplish alone. ठीक है, जो काम एक बच्चा अपने आप कर सकता है, and he can accomplish with the guidance and encouragement from a skilled partner. और या फिर वो काम नहीं कर पा रहा तो वो किसी MKO की हेल्प लेकर, ठीक है, किसी स्किल्ड पार्टनर की, किसी स्किल्ड ट्यूटर की हेल्प लेकर वो काम करने के काबिल हो जाता है। तो जो उसके बीच बीच का जो गैप है उसको नाम दिया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो वो काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है वो उसकी वहां तक की लर्निंग की कैपेसिटी है, बट वो उस कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकता है, अपनी जोन को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? जब वो स्किल्डफुल पर्सन से, ट्यूटर से, पार्टनर से इंटरेक्ट करता है, जिसको कि हम MKO बोलते हैं, ठीक है। According to Vygotsky, two kinds of abilities that children are likely to have at any given time in their development. Vygotsky कहता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में दो तरीके की एबिलिटीज देखने को मिलती है। फर्स्ट, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, वो लेवल जहां पर वो कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करने के काबिल है, डू विदाउट हेल्प। नेक्स्ट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, डू विद हेल्प, और वो लेवल जो वो पहुंच सकता है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ द स्किल्ड ट्यूटर, ठीक है। सो जो एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट का गैप है 1 और 2, आगे हम डायग्राम में देखेंगे, उसको नाम दिया गया है ZPT, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। जो इंटरनल सर्कल है वो ये शो कर रहा है कि एक लर्नर है, वो यहाँ तक इस सर्कल के जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि जो पर्सन है यहाँ तक कोई भी काम इंडिपेंडेंट लेवल पे कर सकता है, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, देखो लास्ट आप देख रहे हो, लर्नर कैन नॉट डू, ये जो वो वाला सर्कल है, ये जो एरिया है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर वो पर्सन जो है काम नहीं कर पा रहा, बट विद द एप्रोप्रिएट गाइडेंस हम जो इनर सर्कल है उसको हम एक्सटेंड करके बाहर तक ला सकते हैं, ठीक है। हम उसकी जोन को, उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस फ्रॉम अ MKO, ठीक है। सो द गैप बिटवीन लर्नर कैन डू अनएडेड एंड लर्नर जो किसी की हेल्प से कर पाएगा, ठीक है। तो उसके बीच का जो गैप है, जो ये आपको शो हो रहा है, इस गैप को नाम दिया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि कहाँ तक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक पर्सन की पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने अच्छे ढंग से समझना है। इसका क्या मीनिंग है? द गैप बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड डिफरेंशियल डेवलपमेंट, और द गैप बिटवीन द लर्नर जो वो अनएडेड कर सकता है और जो वो हेल्प से कर सकता है। तो वो जो गैप है उस एरिया को नाम दिया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी बेटे? एक एग्जांपल मैं देती हूँ, वैसे स्कैफोल्डिंग में भी वो बात आ जाएगी। मान लो कि आप सबने क्यूब देखा है, क्यूब कंस्ट्रक्शन करते हो ना, छोटे होते हम सबने क्यूब्स को हैंडल करा हुआ है। रूबिक क्यूब, रूबिक क्या नाम है उसका, शायद रूबिक क्यूब ही कहते हैं उसको, यस मैम, यस। है ना। 6 फेजेस हैं, और जब हम मान लो हमने वो क्यूब एक बच्चे को दिया और हमने बोला कि सिमिलर कलर तूने एक जगह करने हैं, ठीक है, रेड एक जगह इकट्ठे करने हैं, येलो, व्हाइट, ब्लू एक जगह इकट्ठे करने हैं। अब जब हमने उसको फर्स्ट टाइम पे वो क्यूब दिया हैंडल करने को, तो मान लो उसने 2 साइड्स को कंप्लीट कर लिया, सारे रेड और सारे येलो एक जगह पर उसने इकट्ठे कर लिए, बट बाकी वो नहीं कर सका, ठीक है। सो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या हो गया? जो उसने 2 फेजेस को कंप्लीट करा, ठीक है। अब
क्योंकि उसमें एबिलिटी है, वो अपने लेवल को एक्सटेंड कर सकता है, बट यहाँ पर उसको हेल्प चाहिए किसी ऐसे पर्सन की जो इस काम में ट्रेंड हो, जो उसको बता सके कि बाकी जो फेजेस हैं उसको कैसे उसने जोड़ने हैं, कैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो जब उसने उसकी हेल्प ली, नाउ ही और शी इज एबल टू कंप्लीट होल द फिगर, होल द क्यूब हैविंग द सिमिलर कलर ऑन वन साइड, ठीक है। सो यहाँ पर जो उसने अपनी जोन है उसको एक्सीड कर लिया, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ MKO उसने वो टारगेट अचीव कर लिया जो वो इंडिपेंडेंट लेवल पे अचीव नहीं कर सका। कोई भी ऐसी एग्जांपल हो सकती है, ये नहीं कि यही लेनी है आपने, कुछ भी ले सकते हो कि जहां पर बच्चा है वो इंडिपेंडेंटली क्या करने के काबिल है और क्या हम उसको हेल्प से करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस मैम। Yes, जी yes, हाँ। ma'am. नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, एक और पर्सन का नाम आता है, मुझे इस टाइम पे नाम नहीं ध्यान, मैं देख के बता देती हूँ आपको। उसने उस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करा और वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी हम इसको मतलब कहते हैं, मान के चलते हैं कि वाइगोत्स्की का भी जो विचार थे वो स्कैफोल्डिंग को साथ लेके चल रहे थे। तो व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? ये हमने बातें पहले कर ली हैं, उसी कॉन्सेप्ट को एक नाम दे दिया गया है, appropriate assistance given by a teacher या कोई भी person to assist the learner accomplish a task. So what is scaffolding? Any type of assistance? हाँ मैम वो जी, आपने जो बोला कि स्कैफोल्डिंग पे काम किया था, आई थिंक जेरोम ब्रूनर ने किया था उस पर ज्यादा फोकस। एक मिनट, मेरे पास ना एक बुक पड़ी है, 2 मिनट वेट करो, मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने अभी देखा था उसके बारे में। ये एक्चुअली लिखा है वुड, WOOD वुड 1976, इसने सबसे पहले स्कैफोल्डिंग टर्म को यूज करा था, ठीक है। तो ब्रूनर के बारे में भी चेक कर लेंगे, बट यहाँ पर वुड के बारे में बताया हुआ है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सहारा देना। कभी आपने जब बिल्डिंग बनती तो देखा है ना, जब बिल्डिंग पे आपने लेंटर डालना होता तो क्या करते हो, लेंटर कैसे डालते हो, बिल्डिंग की छत कैसे बनती है? हाँ जी, आप बांस लगाकर, ठीक है, उसके ऊपर चढ़कर, मजदूर देखे होंगे, बाहर की तरफ से बांस लगा देते हैं और फिर बांसों का एक वो बना के पौड़ियां सी बना के उसके ऊपर चढ़ करके वो छत बनाते हैं। और जब छत बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो उस जो बांसों का सहारे से जो एक स्ट्रक्चर खड़ी करी थी वो उसको हटा देते हैं। तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं वैसे तो, जैसे कि अगर हम उसकी लिटरल मीनिंग उस हिसाब से लेके चले कि जो हम बिल्डिंग बनाने के टाइम पे भी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं कि हम एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहे हैं और जब हमारा काम खत्म हो गया तो हमने वो सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ टीचर और मोर कॉम्पिटेंट पीयर, टीचर या पीयर हो सकता है, helps the student in his her ZPD, ठीक है, as necessary, जब जरूरत पड़े, and tapers off this aid, और फिर इस एड को वो टेपर्स ऑफ कर देता, हटा देता, खींच लेता है, as it becomes unnecessary, जब इसकी जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अब बिल्डिंग बन चुकी है, छत पड़ चुकी है, तो देर इज नो नीड कि आप वो स्ट्रक्चर को खड़ी रखो, आप उसको हटा देते हो। Much as a scaffold is removed from a building after construction is completed, कि जैसे कि आप बिल्डिंग से स्कैफोल्ड हटा रहे हो। आपने देखा होगा कि जब एक, चलो ये तो मैं फिजिकल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर फोकस कॉग्निटिव ग्रोथ का हो रहा है। वैसे मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल के तौर पे बात बता रही हूँ कि जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी उंगली पकड़ा देते हैं कि उंगली पकड़ के धीरे धीरे बच्चा स्टेप लेना सीख रहा है। और जब वो अपने आप चलना सीख गया तो फिर जरूरत नहीं उसको पेरेंट्स की उंगली की पकड़ने की, वो अपने आप चल रहा है, तो पेरेंट्स जो है वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ फिजिकल एस्पेक्ट, ये हम उस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम वाइगोत्स्की के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कॉग्निटिव ग्रोथ की, कि जब जिस जगह पर हमें जरूरत है एक्सटर्नल हेल्प देने की,
तो हम MKO के थ्रू वो हेल्प उसको प्रोवाइड करते हैं। जब उसने वो चीज सीख ली तो हम अपना जो हाथ है वो पीछे खींच लेते हैं, बिकॉज ही इज नाउ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। सो स्कैफोल्ड प्रोवाइड्स सपोर्ट, extends the range of what a learner can do। ये तो क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट, allows the learner to accomplish tasks otherwise impossible। ठीक है, ये भी मैंने बात आपको क्लियर कर दी। and used only when needed। ये आपने ध्यान रखना है कि स्कैफोल्ड हम तभी यूज करते हैं जब हमें जरूरत है। अब अगर हम इंडिपेंडेंट काम करने के काबिल हो गए हैं, then there is no need कि हम स्कैफोल्ड को इस्तेमाल करें। तो MKO, ZPD, स्कैफोल्ड तीनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि व्हाट इज स्कैफोल्ड। अब कोई बच्चा विलिंग है बताने में? तीनों की एग्जांपल के तौर पे अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे दो, MKO की, ZPD की कोई ऐसी एग्जांपल और स्कैफोल्ड की, कुछ भी जो कि कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ आपको लगे कि फिट बैठ रही, कुछ भी। ZPD की बात करोगे तो MKO तो बीच में वैसे ही आ जाएगा और स्कैफोल्डिंग भी आ जाएगी। हाँ जी, बोलो बेटा। सिंपल सी एग्जांपल है, मान लो आपने कंप्यूटर के ऊपर, अब हम साइकोमोटर टास्क की बात मेरे दिमाग में आ गई, जहां पर आप कॉग्निटिवली भी इन्वॉल्व हो और आप फिजिकली भी इन्वॉल्व हो। आपने कोई कंप्यूटर पे कोई आपने काम करना है, ठीक है, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने कुछ उसमें एनिमेशंस डालनी है, कुछ करना है। जब आप पहली बार ट्राई करोगे तो आप थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हो पाओगे, ठीक है, और आपने उस प्रेजेंटेशन को आधा तैयार कर लिया। अब आगे काम रह गया कि आपने उसमें एनिमेशन डालनी है। अब आप अपने आप नहीं समझ सकोगे, नहीं डाल सकोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फिर आप उस पर्सन से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे जिसको इसकी समझ है, ठीक है, वो कौन होगा? MKO होगा। वो आपका साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है। तो वो आपको सिखा रहा है कि हाउ टू इंसर्ट प्रेजेंटेशन, या आप उसमें साउंड यूज करना चाहते हो, आप उसमें इमेजेस डालना चाहते हो, तो वो आपकी हेल्प करेगा। और जब उसने एक बार हेल्प कर दी, आपको स्कैफोल्डिंग दे दी, अब आप अपने आप करने के काबिल हो गए। अब जब आप अगली बार प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही उसको करने के काबिल हो जाओगे। क्लियर है? नो डाउट आजकल हम गूगल पे टाइप करके बहुत कुछ सीख लेते हैं, बट इन एक्चुअल सेंस हमें MKO की जरूरत पड़ती है। और ये MKO कोई भी हो सकता है, चाहे हमारा गूगल का ही इंजन क्यों ना हो, सर्च इंजन क्यों ना हो, यूट्यूब से हम क्यों ना सीखें, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि आप सोए पड़े हो सारे। नो मैम, सुन रहे हैं। No, ma'am. ओके, चलो क्लियर है, आगे चले, अगली बात करें। मैम Yes, ma'am. साइकिलिंग के भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई हमें साइकिल सिखा रहा है तो पीछे से पकड़ के सिखा रहा है, 2-4 दिन सिखाएगा और उसके बाद हम खुद सीख जाएंगे तो अपने आप कर लेंगे। ठीक है, साइकिलिंग इज आल्सो साइकोमोटर टास्क। हाँ ठीक जी है, मैम, जैसे हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप कॉग्निटिव की कोई एग्जांपल दे के देखो। मान लो कि आपने लैंग्वेज सीखनी है, आपने अल्फाबेट सीखने हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपको हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, कैसे समझना है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, वो सारा आपको कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई एल्डर सिखाता है। एक बार उसने बता दिया, धीरे धीरे आपको इंटरनलाइज करके सीख जाते हो और अपने आप करने के काबिल हो जाते हो। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी टास्क हो सकता है। चलो नेक्स्ट है,
टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। हम इंटेलेक्चुअली अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हमारी हो रही है। और जब ब्याजे ने भी कहा था कि ग्रोथ क्या है, आपकी डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, अडेप्टेशन, अडेप्ट। तो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं? Vygotsky refers to four mental functions used for individual, सॉरी यहाँ पर आएगा intellectual adaptation। फर्स्ट है attention, then sensation, perception and memory। अब इसको डिटेल में नहीं लिखा गया क्योंकि बेसिकली क्या इसमें है कि ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम किसी चीज को अटेंड नहीं करेंगे, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जब हम अटेंशन पे करते हैं तो ये हमारे सेंस ऑर्गन जो है उसको इनिशिएट करता है। ठीक है, मान लो कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो देखने से क्या है, जो हमारे विजन है, हमारी आईज हैं, वो इस टाइम पे हरकत में है, उनमें जो है सेंसेशन है वो जा रही है। और यही सेंसेशन जो हमने अटेंड करके अपने अंदर तक लेके गए हैं, वो फिर सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन आगे बढ़ती है। इट मींस परसेप्शन क्या है? व्हेन वी गिव मीनिंग टू समथिंग वी हैव सेंस्ड। मान लो कि मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ, ठीक है, बाहर मुझे क्या दिखा, क्या दिखा ये तो मैंने बाद में उसको सोचा। जस्ट अगर मैं बाहर देख रही हूँ और मेरे सामने जो इमेज आई, वो जो इमेज है मैंने अपने आंखों के थ्रू अपने ब्रेन तक पहुंचाई, और उस ब्रेन ने इंटरप्रेट कर दिया इस चीज को कि व्हाट आई एम सीइंग, कि मैं बाहर एक ट्री देख रही हूँ, या मैं एक लॉन देख रही हूँ, या मैं एक कोई भी बस देख रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ। ठीक है, so when we give meaning to our sensation it becomes perception। so attention से हम अपने सेंस ऑर्गन को इनिशिएट करते हैं, और जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ परसेप्शन, एंड देन हम उसको अपनी मेमोरी का पार्ट बना लेते हैं कि यस, हमने ये देखा, हमने ये सुना, हमने ये ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी कॉग्निटिव लेवल में आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट, थ्रू इंटरेक्शन विद इन सोशो कल्चरल environment, these are developed into more sophisticated and effective mental functions known as higher mental functions। कि जब हमने इंटेलेक्चुअली अडेप्ट करना है अपने आप को, तो हम सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में जहाँ हम रह रहे हैं उसमें हम इंटरेक्शन करते हैं, और ये जो इंटरेक्शन है ये क्या हमारी हेल्प करती है इनटू मोर सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव मेंटल फंक्शंस को डेवलप करने के लिए। आप देखो कि जब एक बच्चे का बर्थ हुआ है, उसके अंदर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो ये समझ सके कि वो किस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो किस परिवार में रह रहा है, उसके आसपास क्या है। ठीक है, बट जैसे जैसे उसकी इंटरेक्शन होती जाती है, एज वाइज, स्टेज वाइज वो आगे बढ़ता जाता है, तो ये इंटरेक्शन जो है उसके अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस को पैदा करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा, शुरू के फंक्शन जो जो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे होंगे, जहां पर वो चीजों को जस्ट देखेगा, उनको सुनेगा। ठीक है, उसके बाद वो इन चीजों को हायर मेंटल फंक्शंस में कन्वर्ट करता जाएगा, जब वो उन चीजों को समझने के काबिल हो जाएगा, उन चीजों के बारे में सोच सकेगा, उन चीजों को अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना सकेगा कि व्हाट ही हैज सीन, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व। ठीक है, तो वो उसके हायर मेंटल फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। Vygotsky believed that the tools of intellectual adaptation vary from culture to culture। अब ये भी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बारी बारी उसने यही कहा है कि जिस कल्चर का हम पार्ट हैं, वो कल्चर हमारी हेल्प करेगा। सो मान लो कि अगर हम इंडियन कल्चर में रह रहे हैं, तो यहाँ के जो टूल्स हैं, टूल्स का मतलब क्या है कि जो साधन है, जो औजार है, जो हथियार है, जो हमारी हेल्प करते हैं कॉग्निटिव ग्रोथ में,
वो डिफरेंट होंगे किसी और कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। एंड इफ वी आर लिविंग इन सम अदर स्टेट्स, या हम अगर स्टेट वाइज डिफरेंस भी देखें, तो वहां पर जो कॉमन टूल्स हैं, जो लैंग्वेज में जो अ, चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं, जो चीजों के नाम जो लिए जाते हैं, वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर जाते हैं, ठीक है। और समझने का तरीका, उनको उनको अपने माइंड में मेमोराइज करके रखने का तरीका, वो डिफरेंट होता है हर एक कल्चर में, ठीक है। तो कहता है कि देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, जो कि कल्चर टू कल्चर वेरी कर जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखी, पर जैसे कि एक हम अगर मेरे पीडीएफ में एक बच्चों को सेंड करा हुआ था, उसमें भी दिया हुआ है कि विद टाइम ये जो टूल्स है उनमें चेंज भी आ जाता है। अब मान लो कि किसी टाइम पे अगर हमने किसी चीज को मेमोराइज करना होता है, तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि हम अपने दुपट्टे की नॉट लगा लेते थे, ताकि हमें याद रहे कि हमें वो काम करना है, ठीक है। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे एल्डर घर में हैं, वो अपने टाइम पे मेमोराइज करने के लिए ये काम करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर सेट कर लेते हैं फोन में, ठीक है, या हमारे पास डायरी है, हम डायरी में लिख के रख लेते हैं कि हाँ नेक्स्ट हमें ये टास्क करना है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन का जो ये टूल है, ठीक है, ये विद टाइम जो है इसमें चेंज भी आ रहा है। चलो नेक्स्ट है लैंग्वेज, क्योंकि हमने बहुत बारी बोल दिया कि लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की ने काफी कुछ कहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। Vygotsky believed that language developed from social interaction for communication purpose. So main basic purpose क्या है लैंग्वेज का, कि हम कम्युनिकेट कर सके, और ये कम्युनिकेशन तब पॉसिबल होती है जब हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज प्लेस टू क्रिटिकल रोल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दो तरह के रोल प्ले करती है। It is the main means by which adults transmit information to children. जो adult हैं वो लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। Then language itself becomes a very powerful tool of intellectual adaptation. और एक बारी अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर ये हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी हेल्प करती है और एक टूल की तरह काम करती है। अब इसका एक सोशल फंक्शन है, इट सर्व्स एज ए सोशल फंक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ इट आल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल फंक्शन। अब इसके बारे में उसने आगे बात करी है। इट हेल्प्स द लर्नर टू रेगुलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज ऑन थिंकिंग। कि नो डाउट वी आर सेइंग कि जो लैंग्वेज है वो सोशल कम्युनिकेशन के लिए हमने शुरू करी है। लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और उससे हम जो है कॉग्निटिव जो ग्रोथ है वो हमारी कर रहे हैं। बट वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अकेला ये नहीं है कि लैंग्वेज को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अपने साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। ये हमारी कैसे हेल्प करता है, टू रेगुलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज ऑन थिंकिंग, कि अपने थॉट्स पे कंट्रोल लेके आना और अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना, जिसको हम कहते हैं मेटा कॉग्निशन। कि what type of thought, what type of views, ideas we have about something, उसके बारे में सोचना, ठीक है। और रेगुलेट करना अपने थॉट पैटर्न को, किस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें जरूरत है। तो लैंग्वेज जो है वो दोनों पर्पस के लिए यूज होगी, सोशल कम्युनिकेशन के लिए भी, तो हम इंटर लेवल पे देखेंगे, और अपने साथ अपने खुद के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। सो वाइगोत्स्की ने इन्हीं दो चीजों को बेस बनाकर तीन तरह की लैंग्वेज की बात करी, या इसको हम स्पीच भी कहते हैं। फर्स्ट है सोशल स्पीच, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, जो कि हम दूसरे लोगों के साथ बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। और वाइगोत्स्की के हिसाब से ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एज 2,
मतलब कि 2 या 2 साल से बच्चा जब बड़ा बड़ा हो जाता है तब वो सोशल स्पीच को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। देन प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या है? डायरेक्टेड टू द सेल्फ, जो हमने सेकंड बात पढ़ी थी कि इंट्रा साइकोलॉजिकल भी है, डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व एज ए इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ये खुद के साथ बात करना होता है, टिपिकल फ्रॉम द एज ऑफ 3 और उससे ऑनवर्ड जो है हम प्राइवेट स्पीच का काम शुरू कर देते हैं। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करना, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को। देन लास्ट है साइलेंट इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच टेकिंग द रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन। प्राइवेट स्पीच जब फुल्ली सेल्फ रेगुलेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती है, नो डाउट हमने ऊपर भी ये बात करी है कि सेल्फ रेगुलेशन होती है, बट जब हम और आगे बढ़ जाते हैं एज में, तब जब ये प्राइवेट स्पीच साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, टिपिकल फ्रॉम एज ऑफ 7, तब ये अपनी फुल फंक्शनिंग में आती है, सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन, कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम अपने मन में 100 बार सोचते हैं, नहीं नहीं कर लेना चाहिए, नहीं 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 करना चाहिए। तो साइलेंट इनर स्पीच जब आप बोलते नहीं, जब आप इंटरनली अपने आप को समझाते हो, कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स सोचते हो, कि हाँ, प्राइवेट स्पीच में क्या करते हो आप? प्राइवेट में आप जैसे कि खुद को बोल के बताते हो कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो ये हो सकता है, अगर मैं ये करूं तो वो हो जाएगा। बट साइलेंट में क्या होता है कि आप लाउडली नहीं बोलते, आप अंदर, अपने अंदर ही बात कर रहे हो, अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। अब इसी 3 जो हमारी स्पीच यूज हुई है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, उसमें उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है प्राइवेट स्पीच को, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्पीच की क्या इंपॉर्टेंस है। वाइगोत्स्की व्यू प्राइवेट स्पीच एज द ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन सोशल एंड इनर स्पीच। पहली तो बात ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि चेंज आना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना, ठीक है। सो सोशल स्पीच और इनर स्पीच के जो बीच का पॉइंट है, उसको प्राइवेट स्पीच के तौर पे इस्तेमाल करा गया है। इट इज अ ट्रांजिशन, ठीक है, बिटवीन सोशल एंड inner speech. Then it helps children to plan activities and strategies and therefore aid their development. मैंने अभी पहले भी बताया कि ये हमारी हेल्प करती है कि हम समझे चीजों को, सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को, एक्टिविटीज को प्लान करें, स्ट्रेटजीज डिवाइस करें कि हाउ टू मूव फर्दर, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो ये हम प्राइवेट स्पीच से करते हैं। Then it is the use of the language for self regulation of behavior, और इसको हम सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन ये क्या करती है? ये फैसिलिटेट करती है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को, सच एज ओवरकमिंग टास्क, जैसे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी टास्क को ओवरकम करना, ऑब्स्टेकल्स खत्म करना, ओवरकमिंग टास्क ऑब्स्टेकल्स। एनहांसिंग इमेजिनेशन, ये हमारी इमेजिनेशन को एनहांस करती है, क्योंकि हम इनर लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, थिंकिंग एंड कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। तो इन सब चीजों में प्राइवेट स्पीच का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, साइलेंट इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड सोशल स्पीच, के किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इन अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, बाद वाले टाइम में हम क्योंकि मैच्योरिटी की तरफ बढ़ गए हैं, तो हम साइलेंट इनर स्पीच को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बट अप टू सर्टेन लेवल, कुछ हद तक ग्रोथ के पीरियड में हम प्राइवेट स्पीच के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जब हम चीजों को
आपने खुद देखा होगा बच्चों को, कोई आपको टास्क देते हो, कुछ भी करने को कहते हो, तो वो बोल बोल के करता है कि हाँ ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो उसका एक तरीका है, ये उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, उसको स्ट्रेटजीज डेवलप करने में, ऑब्स्टेकल्स को खत्म करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, मोटिवेशन की। आमतौर पर अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो तरह से मोटिवेशन हमारे अंदर है, होती है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है कि आप बाहरी लेवल से आपको कोई पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, दैट यू हैव टू डू समथिंग। आपके पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, एल्डर्स करते हैं, या आपके पीयर भी कर सकते हैं, यस यू कैन डू, यू कैन डू एंड यू हैव टू डू। तो ये आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। इंट्रिंसिक क्या है, जो आपके अंदर से आती है, यस I have to do, I have to attain something for my self satisfaction, ठीक है। जहां पर आपने लोगों को कुछ नहीं प्रूव करना, आपने अपने लिए वो टास्क करना है, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो दैट इज द इंट्रिंसिक। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से मोटिवेशन जो है दोनों तरह की काम करती है, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक। दैट इज रोल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इट मीन्स के एक्सट्रिंसिक लेवल पे उसने बात कर दी सोशल एनवायरनमेंट, जो हमें बाहर से समाज की तरफ से जो मिल रहा है, एंड इसके अलावा इंट्रिंसिक लेवल पे वो बात कर रहा है इंटरनल ड्राइव की, जो हमारी इनर अर्ज है, इनर इच्छा है, नीड है किसी काम को करने की, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और नॉलेज एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो नॉलेज को इकट्ठा करने में या लर्निंग करने में बोथ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट। कितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें कुछ चीज आपको ना समझ आई हो, और अगर आप चाहते हो कि दोबारा करना है तो मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ, नहीं तो फिर हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमने लेना है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी इम्प्लीकेशंस को साथ में हमें करनी है कि कैसे इसको हम टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं। चले फिर, कि आप कुछ पूछना चाहते हो बेटे, पीछे से कोई भी टास्क आपको, कॉन्सेप्ट जो आपको लग रहा कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ जी, हेलो। Is there anything to ask? You can ask. Chat box में भी आप लोग लिख सकते हो. We'll see from chat box also. If there is anything to ask, please clarify करो अपने doubts. Because जो मैम ने आज concept पढ़ाया ना, वो last year CTET के एग्जाम में MQ वाला एक concept आया था. मैं बताती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आया था. उसमें ये चीज पूछी गई थी, एक सिचुएशन दी थी कि कोई XYZ पर्सन है, ही इज हेल्पिंग सम बॉय, सो XYZ पर्सन कौन है इसके अंदर. उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, स्कैफोल्डिंग, MKO, ZPD और एक और ऑप्शन दिया था. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ही आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज कुछ लोग स्कैफोल्डिंग करके आ जाए, कुछ MKO करके आ जाए, ZPD करके आ जाए, कुछ दूसरा करके आ जाए. तो अगर डाउट है तो अभी के सेशन में क्लियर कर लो, इसीलिए सेशन रखा गया है. ये करेक्ट है मैम? ठीक है बेटा, ठीक है। चलो एनीवे, अगर बाद में आप पूछना चाहते हो बाद में पूछ लेना। अब हम जो इम्प्लीकेशंस कर रहे हैं वो भी आपके सीटेट पीटेट के क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करी उसने। रेसिप्रोकल मीन्स कि हम एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से जो लर्निंग है हमारी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमारा वही बात हो गई कि जो हम MKO से नॉलेज ले रहे हैं वो हम किसी भी तरीके की नॉलेज हो सकती है, और कोई भी MKO हो सकता है, बट जो लर्निंग है वो रेसिप्रोकल लर्निंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। एंड टीचिंग, इवन टीचिंग, जब हम लर्न कर रहे हैं तो एक टीचर है और एक लर्नर है, तो वहां पर टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी साथ में चल रहा है, रेसिप्रोकल टीचिंग। देन
एम्फेसिस ऑन टीचिंग थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग, ये मैंने बात पहले भी कर दी कि वाइगोस्की ने कहा है कि जब हम सोशल लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं तो जो एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनता है उससे हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ पॉसिबल होती है। देन रोल ऑफ असिस्टेड डिस्कवरी इन लर्निंग। असिस्टेड डिस्कवरी मींस कि टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, ठीक है। तो डिस्कवरी करने में, कुछ ढूंढने में, कुछ समझने में, कुछ अंडरस्टैंड करने में, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असिस्टेंस देनी, तो उसको कहते हैं असिस्टेड डिस्कवरी। देन emphasis on helping the students to make a significant change in their ZPD। एक टीचर क्या कर सकता है, बच्चे की हेल्प कर सकता है कि वो अपने ZPD में चेंज लेके आए और अपने पोटेंशियल जो एक्चुअल लेवल है उसको एक्सीड करें, अपने पोटेंशियल लेवल तक लेकर जाए। देन एम्फसिस ऑन को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, की जो नॉलेज है वो को कंस्ट्रक्ट की जाएगी लोगों के साथ, ठीक है। अकेले आइसोलेशन में नॉलेज का जो है वो पॉसिबल नहीं होती। देन एम्फसिस ऑन प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग। टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा किसी काम को अकेले नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो उसको स्कैफोल्ड देना चाहिए जब तक कि वो उस काम को करने के काबिल ना हो जाए। Then emphasis on role of language in cognitive development, कि लैंग्वेज का जो बहुत बड़ा रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है, तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के इस एस्पेक्ट पे वर्क करे। More emphasis on private speech in cognitive development as it helps in self regulation। इसका ये वाइगोत्स्की ये मानना था कि सेल्फ रेगुलेशन में ये स्पीच हेल्प करती है, तो बच्चों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए या टीचर उनको ट्रेन करे कि दे मस्ट हैव अ डायलॉग विद देमसेल्फ, अपने साथ को डायलॉग करें, अपने साथ को बात करें, ठीक है। आई होप कि आपको ना मैंने मटेरियल कराया क्लियर हो गया होगा। पार्टिसिपेंट तो बहुत कम है, इतने ही होते हर बारी। मैम जब मैम ड्यूरिंग सेशन आपके 25 के ऊपर गए थे, बट अभी एकदम मतलब लास्ट एंड में आके जस्ट अभी डाउन हुआ है। बोर हो गए बच्चे सुन के? नहीं मैम, बोर तो नहीं हुए होंगे, इतना बढ़िया टॉपिक था। चलो ठीक है। एनीवे आप कुछ बेटे प्रेरणा, अगर आपने कुछ अलग